वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाल कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसके लिए हमारे पास कुछ मेजर स्टेप्स है जो कि मेरा अपने आपके सामने यहाँ देख सकते हैं। हम एक ब्रीफ रिवीजन ले लेता हूँ, मैं दे देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमें जो डोनर सेल है उसके डीएनए को बाहर निकालना होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहते हैं हम। तो प्रोसीजर मैंने आपको पूरा समझाया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से, याद करिए, सेल वॉल को तोड़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट एंजाइम्स ऐड करते हैं और एंड में चिल्ड इथेनॉल डाल के हम किस तरह से प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया कि कैसे हम किसी डोनर सेल में से सारा का सारा डीएनए बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये याद होगा कि सारा डीएनए बाहर निकालने के बाद हमें उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, छोटे छोटे उस डीएनए के, और ये काम करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज से। तो मेरा जो पिछला लेक्चर था वो पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर था, इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। मैंने आपको समझाया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज जो होते हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स की कुछ खास बात होती है कि ये बैक्टीरिया को वायरल डीएनए से प्रोटेक्ट करते हैं। कि कोई बैक्टीरिया है और अगर उसमें कोई बाहर से वायरस आया है और वायरस अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करता है, तो उस वायरल डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स बड़े जो हैं स्पेसिफिक हैं, ये बड़े अच्छी तरीके से किसी डीएनए को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कट लगाते हैं। और जब हमने बैक्टीरिया में इन एंजाइम्स की डिस्कवरी की, नेथन्स, आर्बर और स्मिथ ने 1978 में नोबेल प्राइज़ मिला था उन्हें। तो जब उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी की बैक्टीरिया में, देखा, उन्होंने सीखा, समझा कि अरे बैक्टीरिया अपने आप को वायरसेस से कैसे प्रोटेक्ट करता है, इन एंजाइम्स की हेल्प से प्रोटेक्ट करता है। हमें लगा कि ये एंजाइम्स हमारे भी बड़े काम के हो सकते हैं। तो आज हम जब बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, तो इन्हीं बैक्टीरिया में से इन एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया और उनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, हमारी लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं ना। लेबोरेटरी में हमें इन एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो होते नहीं, किसी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास होते नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कॉर्नर वाली किराने की दुकान पे जाके बोलो कि भैया मेरे को 10 रुपये के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे दो। नॉट लाइक दैट। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास अल्टीमेटली आए कहाँ से? हमारे पास कहाँ से आते हैं? जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे, डीएनए को काटना पड़ेगा हमें, कहाँ से लाएंगे? तो बच्चों, जो बैक्टीरिया होते हैं हमें पहले उन बैक्टीरिया को कल्चर करना पड़ेगा, और कल्चर करने के बाद हम उनमें से इन एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और बाद में हमारी जो लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनमें हम इन एंजाइम्स को यूज़ करेंगे, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई मैंने आपको कि ये किसी पर्टिकुलर जगह पर कट लगाते हैं। जिस जगह पर एक कट लगाते हैं हम उसको रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकग्निशन साइट या फिर हम उसे क्लोनिंग साइट भी कहते हैं, है ना। पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ये काम करते हैं, आपको याद होगा। ये देखिए, मैंने आपको समझाया पहले तो कि न्यूक्लियसेस दो तरह के होते हैं। एक एक्सो न्यूक्लियसेस जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ते हैं, और एंडो न्यूक्लियसेस बीच में डीएनए में जाके कट लगाते हैं। और हमारे के जो काम के हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसेस ही काम के हैं, जो अंदर की ओर कट लगाते हैं। इनका नोमेनक्लेचर समझाया मैंने। और फिर मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये डीएनए से बाइंड होके फिर उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और जहाँ कहीं पर इनकी टारगेट साइट होगी उस जगह पर जाकर ये कट लगाएंगे। और अगर उस डीएनए में टारगेट साइट नहीं है तो क्या होगा? अगर उस डीएनए में टारगेट साइट नहीं है तो ये कट नहीं लगाएंगे। ये पूरे डीएनए को स्कैन कर डालेंगे, आगे से पीछे घूम लेंगे, लेकिन ये उसको कट फिर नहीं लगाएंगे। तो कट तभी लगा पाएंगे जब उस डीएनए में इनकी टारगेट साइट होगी। टारगेट साइट की क्या खास बात बताई मैंने आपको? टारगेट साइट की लेंथ नॉर्मली, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 4 to 6 बेस पेयर लॉन्ग होती है। और अगर उस टारगेट साइट को, उस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आप रीड करें ऑपोजिट स्ट्रैंड पर, वाइल कीपिंग द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम, है ना। अगर ऊपर भी आप 5' 3' डायरेक्शन में रीड करते हैं और नीचे भी 5' 3' डायरेक्शन में रीड करते हैं, तो यू विल ऑब्टेन द सेम सीक्वेंस। और अगर दो ऑपोजिट स्ट्रैंड पर आप रीड कर रहे हैं और रीडिंग का ओरिएंटेशन सेम रख रहे हैं, और अगर आपको सेम सीक्वेंस मिलती है, तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। तो याद रखना है आपको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो होते हैं इनकी टारगेट साइट नॉर्मली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होती है। ओके। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस टारगेट साइट में कट लगाते हैं तो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं और दो तरीके से कट लगाए जा सकते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आमने सामने के ऑपोजिट, जैसा कि आप यहाँ देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि अगर वो आमने सामने के डीएनए को कट लगा दें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ दें, तो फिर ब्लंट एंड्स बनेंगे। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हमारे यूजुअली काम के नहीं होते हैं, ब्लंट एंड वाले हमारे काम के नहीं होते। हमें वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस पसंद हैं, हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो ज़्यादा काम आते हैं जो सेंटर में कट नहीं लगाते हैं, सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, एक जी और ए के बीच में यहाँ कट लग रहा है और एक जी और ए के बीच में यहाँ कट लग रहा है।
तो ऐसे जो कट एंड्स होंगे, उन कट एंड्स को मैंने आपको बताया, उन्हें हम प्रोट्रूडिंग एंड्स कहते हैं, उन एंड्स को स्टिकी एंड्स कहते हैं, स्टेगर्ड एंड्स कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्रोट्रूडिंग एंड्स, स्टिकी एंड्स, स्टेगर्ड एंड्स, या हम उन्हें कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं। अब इनको कोहेसिव एंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एंड्स निकले हुए हैं, यहाँ देखिए आप, ये एक एंड निकला हुआ है, एक दूसरा एंड ये निकला हुआ है, और अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाऊं तो बड़ी आसानी से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और अगर मैं लाइगेज एंजाइम से इनको एक्सपोज करूं तो तुरंत वहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बन जाएगा और ये दोनों डीएनए आपस में अच्छे से जुड़ भी जाएंगे। तो मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की कई सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी और सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब मैं एक एक प्रॉपर्टी को भी वापस रीड करूँ। हाँ, मैं ये टेबल आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें मैंने कुछ एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के नाम लिखे, और अगर आप यहाँ देखें तो जैसे कि पहला ही एंजाइम है हमारे पास ALU1। तो आप इसमें देखिए इस ALU1 के अंदर क्या है बच्चों, ये कहाँ कहाँ कट लगा रहा है, ये यहाँ G और C के बीच कट लगा रहा है और C और G के बीच आमने सामने कट लगा रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं आई थिंक कि किस तरह के एंड प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे और ऐसे में ALU1 हमारे कोई बहुत ज़्यादा खास काम का नहीं होगा। दूसरा हमारे पास है, देखिए बेसिलस अमाइलो लिक्विफेसियन से बाम H1 है। तो ये बाम H1 कहाँ कट लगा रहा है, देखो एक यहाँ कट लगा रहा है और एक, तो यहाँ कौन से एंड प्रोड्यूस होंगे, यहाँ स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे, स्टेगर्ड एंड जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, प्रोट्रूडिंग एंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो इसी तरह से सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाते हैं। लेकिन ये अब जैसे हमारे पास कौन आ गया, ये HAE3 आ गया। तो इस HAE3 को देखो, ये आमने सामने कट लगा रहा है, तो ऐसे में यहाँ ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे। तो जब आप ये कुछ सेकेंड्स के लिए मैं आपके सामने इस स्क्रीन को रख रहा हूँ ताकि आप इनकी लिस्ट बना लें और आप याद रखें कि कौन कौन से एंजाइम्स ऐसे हैं जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन से एंजाइम्स ऐसे हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम और अब हम बात करते हैं आज इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यहाँ कहीं लिखी हुई है, अपन उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। कहाँ गई सारी प्रॉपर्टीज़, ये रही बच्चों। और इसमें देखिए आप, नहीं ये नहीं है, ये रही हमारे पास एक लास्ट प्रॉपर्टी। इन ऑर्डर टू क्रिएट a recombinant DNA or chimeric DNA, both vector DNA and alien DNA must be cut using same restriction endonuclease। इसको मैं आपको साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा और इसको मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं इसको डायग्राम बना के एक बार आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, अब ध्यान से सुनना आप। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक DNA मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और आप ये चाहते हैं कि इस DNA मॉलिक्यूल में ये इतना जब पोर्शन है हमारे पास, ये मान लीजिए कोई जीन है, और आप ये चाहते हैं कि मैं इस जीन को किसी बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, किसी दूसरी सेल में डालना चाहता हूँ। ये अभी हमारे पास यहाँ ऑर्गेनिज्म ए है, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म ए है, और आप चाहते हैं कि मुझे ये जीन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है। तो ऑब्वियसली बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस जीन को यहाँ से काट के अलग करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ से काटेंगे, ये देखिए यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे। और जैसा कि मैंने आपको समझाया पहले कि हम काटने के बाद इसको होस्ट सेल में डायरेक्टली नहीं डाल सकते, हमें इसे पहले किसी वेक्टर डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ बना देता हूँ कि जैसे मेरे पास एक ये प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड इज़ गोइंग टू बी सर्व एज ए वेक्टर, तो ये वेक्टर की तरह सर्व करेगा। और ये मेरे पास एक प्लाज्मिड डीएनए है। ओके, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर भी तो बेसिकली कोई ना कोई डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है बच्चों। तो आपके पास ये यहाँ पर एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है, ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है मेरे पास। इज दैट क्लियर, समझ में आया आपको? तो ये तो मेरा हो गया यहाँ पर वेक्टर मॉलिक्यूल। ओके, और ये मेरे पास यहाँ पर एक डीएनए है जिसे मुझे ट्रांसफ़र करना है, वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। आपको याद होगा ना, स्टेप्स मैंने बताई कि सबसे पहले हम सेल में से डीएनए निकालेंगे, डीएनए के टुकड़े करेंगे और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से टुकड़े करेंगे, और जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए होगा उसे हम फिर वेक्टर डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर डीएनए है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो डीएनए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो जीन है, ये मुझे इस वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों कि एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपको जिस जीन को काटना है, उस जीन के दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट साइड में, देखें इधर ध्यान से, यहाँ पर और यहाँ पर किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टारगेट साइट होनी चाहिए। दोनों तरफ किसी एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टारगेट साइट होनी चाहिए। और अब आप सोचेंगे कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये तो बच्चों हमारी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। कई बार इन एक्सपेरिमेंट्स को करने में 5-5 साल निकल जाते हैं,
इनिशियली इनको डेवलप करने में, इन एक्सपेरिमेंट्स को डेवलप करने में हम कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ट्राई करते हैं और फाइनली हमें पता चलता है कि जिस जीन को हमें ट्रांसफ़र करना है उसके दाएं बाएं किस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टारगेट साइट है। तो अभी हम ये मानकर चलते हैं, एज्यूम बड़ा इजी वे में ले लेते हैं इसको, और हम ये मान के चलते हैं कि बाई चांस और लकीली हमारे इस जीन के ये यहाँ से यहाँ तक मेरा जो जीन है इसके लेफ्ट और राइट में इको R1 की टारगेट साइट है। और इको R1 की टारगेट साइट क्या होती है बच्चों? इको R1 की टारगेट साइट GAATTC है। तो मैं इसको यहाँ जूम करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ मैं कुछ सीक्वेंस बना लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, समझते जाएंगे ध्यान से आप। और ये यहाँ पर मैं इनके सीक्वेंसेस बना रहा हूँ कुछ, ये देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ मैं लिख देता हूँ GAATTC। ओके, यहाँ क्या होगा? GAATT और C। तो यहाँ पर मेरे पास इको R1 की टारगेट साइट हो गई। और सेम ये जरूरी है बच्चों कि इसके दूसरा एंड जो है इस जीन के दूसरी तरफ, वहाँ पर भी इको R1 की टारगेट साइट होनी चाहिए। तो लकीली मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमारे पास वहाँ टारगेट साइट है, यहाँ पर भी एक टारगेट साइट है और इको R1 की ही टारगेट साइट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। फाइन, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास GAATTC, GAATTC। तो हमारे पास यहाँ दोनों तरफ, और अब इस बीच वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास ये हमारा जीन है पूरा का पूरा, और इसे हमें ट्रांसफ़र करना है। फाइन बच्चों, और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस जीन के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ इको R1 की टारगेट साइट प्रेजेंट है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जिस किसी वेक्टर में आप इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आई रिपीट माई पॉइंट, कि जिस किसी DNA में, जिस किसी वेक्टर में आप आपके इस डिज़ायर DNA को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसमें इको R1 की टारगेट साइट होना जरूरी। अगर मेरे पास इस वेक्टर में इको R1 की टारगेट साइट नहीं है तो मैं इस वेक्टर को यूज़ नहीं कर सकता। ऐसे में फिर मुझे कोई दूसरा वेक्टर दूसरा प्लाज्मिड यूज़ करना पड़ेगा। मुझे ऐसा प्लाज्मिड चाहिए, ऐसा वेक्टर DNA चाहिए जिसमें इसी इको R1 की टारगेट साइट प्रेजेंट हो। मान लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, इस जगह पर हमारे पास यहाँ पर अगर बाम H1 की टारगेट साइट होती, ओके, या हिंड 2 की टारगेट, किसी दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की दूसरी टारगेट साइट होती, तो मेरे इस वेक्टर में भी उस दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टारगेट साइट होनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी मस्ट एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट कि जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने इनको काट के निकाला है उनकी टारगेट साइट आपके वेक्टर में भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ जरा बना लेता हूँ इस वेक्टर DNA में उनकी टारगेट साइट बना लेता हूँ। देखिए यहाँ किसी एक जगह बना लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर GAATTC यहाँ लिख लें हम, GAATTC, और यहाँ पर भी GAATTC। ओके, समझ में आया आपके पास आपको कि इसके पास भी ये इको R1 की टारगेट साइट यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास टारगेट साइट है, कौन सा एंजाइम की टारगेट साइट है? ये इको R1 की टारगेट साइट। इको R1 की टारगेट साइट तो आपके टिप पर होनी चाहिए, अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, GAATTC इको R1 की टारगेट साइट। अब हम करेंगे कैसे? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मैं इस एरो को यहाँ से हटा देता हूँ और हम इसकी शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास। अच्छा, ये भी ध्यान रखें, जब एक्सपेरिमेंट करने बैठ रहे हैं तो हमारे पास एक DNA मॉलिक्यूल नहीं होता। हमारे पास ये जो DNA मॉलिक्यूल्स हैं ये सारी टेस्ट ट्यूब में पड़े हुए हैं। ऐसे मेरे पास खूब सारे होंगे, ऐसे मेरे पास कम से कम 1000-2000 मॉलिक्यूल्स होंगे मेरी उस टेस्ट ट्यूब में। उसमें मुझे क्या करना है बच्चों कि मुझे इसके अंदर यहाँ थोड़ा सा जगह बना देते हैं, यहाँ मैं एरो बना देता हूँ, और मुझे क्या करना है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इको R1 एंजाइम डालना है। इको R1 एंजाइम से इसको मैं एक्सपोज करूंगा, डाइजेस्ट करूंगा। तो अब आप तो जानते हैं बच्चों कि इको R1 यहाँ कट लगाता है, G और A के बीच कट लगाता है, यहाँ पर भी G और A के बीच कट लगाएगा, और क्योंकि ये टारगेट साइट 2 बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी कट लगेगा और यहाँ पर भी कट लगेगा। फाइन, समझ में आया आपको? और कट लगने से ये कौन कट लगाने वाला है? इको R1 कट लगाने वाला है। और जब ही इको R1 कट लगाएगा बच्चों तो हमारे पास जो DNA होगा वो इस तरह से हो जाएगा। देखिए हमारे पास ये इस तरह का एक DNA प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बीच वाला सेगमेंट जो है ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, बीच वाला। ओके, आप ध्यान से देखते जाएंगे। ओके, यहाँ इस जगह कट लगा है, G और A के बीच कट लगा है, तो G और A के बीच कट लगा है तो कोई बात नहीं, ये वाली सीक्वेंस तो आपके पास है ना, C प्रेजेंट रहेगा, G प्रेजेंट रहेगा, और उसके बाद ये आगे वाले हिस्से में हमारे पास C के बाद T T
ए और ए रहेगा, ए टी टी। ये वाला जो जी है, ये जो जी है ये अब आपके पास प्रेजेंट नहीं है, ये कट कर अलग हो गया, ये जी रहेगा। तो इस तरफ ये सिनेरियो रहेगा। ऑपोजिट एंड पर क्या रहेगा, वहाँ दूसरी तरफ यहाँ कट यहाँ लगेगा बच्चों, इस जगह पर आपके ये कट लगने वाला है और एक इस जगह पर कट लगने वाला है। तो बीच वाला सेगमेंट तो आपके पास बचेगा सिर्फ, दूसरा और कुछ बचेगा नहीं। लेफ्ट और राइट वाले को हम अलग कर देंगे। अलग कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में समझूंगा, अभी हमारा एम वो नहीं है। अब आप तो इसको कंपेयर करें ऊपर वाले को और नीचे वाले डीएनए को। यहाँ मुझे जी लिखना पड़ेगा और यहाँ मुझे सी लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और सी के बाद मेरे पास ये टी रहेगा, यहाँ टी रहेगा, यहाँ ए रहेगा और यहाँ ए रहेगा। जी कट कर अलग हो गया ना, ये देखिए आप। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये इधर वाला पोर्शन ये कट कर अलग हो जाएगा, ये हमारे पास रहेगा नहीं। अलग कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। और ये वाला पार्ट भी, इधर वाला भी कट, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन हमारे पास रहेगा। हम इसको आइसोलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से आप समझ लीजिए कि इस तरफ एक प्रोट्रूडिंग एंड बन गया, ये यहाँ पर कोहेसिव एंड बन गया, और एक इस तरह से कोहेसिव एंड बन गया। इस बीच वाले डीएनए को मैंने काट के अलग कर लिया। फाइन बच्चों। अब ये का ये एक्सपेरिमेंट मुझे एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में इस वेक्टर के साथ भी करना है। एक मेरे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब है और उस दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में खूब सारे वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अब मैं ये का ये एक्सपेरिमेंट यानी कि सेम इसी तरह से इस वेक्टर डीएनए को भी इको R1 से डाइजेस्ट करूंगा। तो जब मैं इको R1 से डाइजेस्ट करूंगा, इसमें एक ही जगह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टारगेट साइट। इको R1 से जब मैं इसको डाइजेस्ट करूंगा तो कट कहाँ लगेगा बच्चों? एक यहाँ जी और ए के बीच कट लगेगा, क्योंकि इको R1 हमेशा यहीं कट लगा था, और एक यहाँ पर जी और ए के बीच में कट लगेगा। तो ये जो मेरा सर्कुलर डीएनए है ये लीनियर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। एक जगह इसमें कट लग जाएगा तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लीनियर डीएनए। तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। ओके, इसको एक बार देख लें हम। यहाँ हमारे पास ये बचा रहेगा और इधर मेरे पास ये इस तरह से ये हिस्सा बाहर निकला रहेगा। ओके, आप ध्यान से देखें, इसको कंपेयर करें उन दोनों डीएनए को। तो अब इस वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे आप। यहाँ कट लगेगा तो ये जी मेरा इधर रहेगा और ये बाकी बचा हुआ जो पोर्शन होगा ना वो ऑपोजिट एंड में चला जाएगा। ये एंड इस तरफ रहेगा लेफ्ट में और ये जी राइट में चला जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि अब यहाँ बना रहा हूँ मैं इसमें, तो यहाँ मेरे पास जी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, और उसके बाद यहाँ मेरे पास टी रहेगा, ए रहेगा और ए रहेगा यहाँ। तो और इधर क्या बचेगा? इधर मेरे पास यहाँ जी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, और यहाँ मेरे पास ये टी और ये टी, ये ए और ये ए, है ना। ओवरऑल देखिए आप, जी ए टी सी, यहाँ पर ये जी ए टी सी, लेकिन ये इस दो तरह से ये डिवाइड हो गई, ये कट गई है। ओके, आया समझ में आपको? तो अब हमने क्या किया है, यहाँ देखिए मैंने मेरे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से मेरे इस डीएनए को मैंने आइसोलेट कर लिया, काट के अलग कर लिया, और ये मेरा जो वेक्टर डीएनए है इसको भी मैंने कट लगा दिया। अब मुझे करना क्या है? ये दोनों काम मैंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में किए। एक टेस्ट ट्यूब में मेरे पास ये वाला डीएनए पड़ा हुआ है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मेरे पास ये वेक्टर वाला डीएनए पड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करूँगा। ध्यान से सुनना। तो जब मैं इन्हें मिक्स करूँगा ना बच्चों, तो इसको मैं इधर बना लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लें हम और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। ये देखिए, और मैं ये समझाने वाला हूँ कि ये जो मेरे पास ऊपर ये वाला डीएनए है, ये जो हमारे पास टुकड़ा है, ये यहाँ जाके फिट हो जाएगा। इसका देखो ये वाला एंड मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एंड यहाँ आके लगेगा, और इसका ये वाला जो एंड होगा ना ये यहाँ आके लगेगा। कैसे? देखिए आप, ये यहाँ आके लगेगा। किस तरह से लगेगा ये देखिए आप, कि उसमें वो तो यहाँ ऐसे आ जाएगा, उसके पास यहाँ ये इस तरह से ये यहाँ आके लग जाएगा। आप ये इसका राइट एंड मान लें, ये लेफ्ट मान लें, यहाँ पर ये राइट मान लें और यहाँ एल लेफ्ट वाला मान लें। अब इस लेफ्ट वाले में ये जी सी टी टी ए ए है, आप चेक करो इसको, यहाँ नज़र डालो, जी सी टी टी ए ए है। तो सेम यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ मुझे सी लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे जी लिखना पड़ेगा। चेक करो पहले आप फिर से, ये देखिए ये जी लिखा मैंने और ये सी, ये जी सी मैंने यहाँ लिख दिया। ये देखिए जी सी लिख दिया। अब बाकी की सीक्वेंस आपको पता ही है क्या होगी वहाँ पे। बाकी की सीक्वेंस में हमें पता है कि यहाँ पर
T प्रेजेंट होगा, यहाँ पर T प्रेजेंट होगा, यहाँ A प्रेजेंट होगा और यहाँ A प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि ये दोनों सीक्वेंसेस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है तो बड़ी आसानी से इनके बीच में, ये T और A के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से बनाए तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। लेकिन एक चीज़ खास बात अभी ध्यान रखना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जगह पर जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना चाहिए ना, ये इस तरीके से इधर यहाँ जो बॉन्ड बनना चाहिए वो अभी नहीं बना है, और यहाँ पर भी एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना चाहिए वो भी अभी नहीं बना है ना। ये अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर करके रखें, वो हम बाद में बनाएंगे। एक बार क्या हुआ, ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के साथ आगे स्टिक हो गए, चिपक गए, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्यों बन गए हाइड्रोजन बॉन्ड? क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हो। और बच्चों सुनो, दोनों सीक्वेंस एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? ये इसलिए बच्चों कि एक ही एंजाइम की टारगेट साइट है ये। तो वो जो मैं एक लास्ट लाइन आपको बता रहा था ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, दो डीएनए को आपस में जोड़ना है, तो उन दोनों डीएनए में आपके पास सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की टारगेट साइट होनी चाहिए। और वो उससे क्या फायदा हो रहा है ये आपको यहाँ समझ में आ रहा है। अब अपन लेफ्ट हैंड की भी बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड को भी डिस्कस कर लें। कहाँ है हमारे पास? ये राइट हैंड को। इस राइट हैंड में देखिए आप यहाँ पर, ये आपके पास G है, C है, T A। अब आप सेम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। यहाँ हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ हमें G लिखना पड़ेगा, यहाँ C लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ T हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा और यहाँ A हो जाएगा। और फिर बाद में इनके बीच में यहाँ पर भी ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, यहाँ पर भी वो की वही बात है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना बाकी है और इस G और A के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना बाकी है। मतलब अभी ये जो दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हैं ना बच्चों, ये लूजली चिपके हुए हैं, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से सिर्फ अटके हुए हैं। मुझे जब तक मैं यहाँ और यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, ये आपस में परमानेंटली जुड़ेंगे नहीं। लेकिन इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए अब हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो एंजाइम होगा हमारा लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम होगा वो अब बड़ी आसानी से यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना लेगा और यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये फिर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। आया समझ में आपको? सो दिस इज हाउ वी हैव मेड ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। या क्योंकि ये वेक्टर था तो मैं चाहूँ तो इसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी बोल सकता हूँ। आया समझ में आप लोगों को? तो ये मेरी वो लास्ट लाइन है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतनी देर से, मैंने समझाने की कोशिश करी है। कहाँ गई वो लास्ट लाइन? ये देखिए, अभी फिर से मैं उसको समझाता हूँ आपको, रीड करते हैं हम उस लाइन को। ये रही, दिस इज आवर लाइन। In order to create a recombinant DNA or chimeric DNA, both vector DNA and alien DNA must be cut using same restriction endonuclease। तो ये हमारे पास same restriction endonuclease। आपने यही तो किया। वेक्टर डीएनए कौन सा है? वापस आ जाएं इस नीचे इस डायग्राम में, इस एक्सपेरिमेंट में जो मैंने आपको समझाया। ये मेरे पास यहाँ वेक्टर डीएनए है बच्चों, दिस इज आवर वेक्टर डीएनए। और ये मेरे पास एलियन डीएनए है, जिसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है ना, उसे हम एलियन डीएनए भी कहते हैं, इसे हम डिज़ायर्ड डीएनए भी कहते हैं, वो सब भी हम इसे नाम देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास, और इन दोनों को हमने किससे काटा? इन दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा। इसको भी हमने इको R1 से काट के अलग किया है और इसको भी हमने इको R1 से काट के अलग किया। ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट है। बताओ, क्या मैं दोनों डीएनए को अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटूंगा तो ये क्या मैं इन दोनों को आपस में जोड़ पाऊंगा? नहीं जोड़ पाऊंगा बच्चों। क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि मान लो इसको मैंने बाम H1 से काटा है, तो बाम H1 की टारगेट साइट अलग होगी, तो जो प्रोट्रूडिंग एंड्स बनेंगे वो अलग प्रोट्रूडिंग एंड्स होंगे। और इसको मैंने इको R1 से काटा है तो इसके प्रोट्रूडिंग एंड्स अलग है, और उनको फिर बाद में जब यहाँ मैं इस तरह से एक दूसरे के पास में लाऊंगा, ये इस तरीके से जो लाया और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए मैंने, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये जो सीक्वेंसेज होंगी ना, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी। आया समझ में आपको? ओके, ये लाइगेज एंजाइम कहाँ एक्ट करता है? ये लाइगेज एंजाइम यहाँ एक्ट कर रहा है, ये लाइगेज एंजाइम यहाँ एक्ट कर रहा है, ये लाइगेज एंजाइम यहाँ एक्ट कर रहा है और ये लाइगेज एंजाइम यहाँ एक्ट कर रहा है। और इस तरह से ये 4 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के इनको परमानेंटली आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देगा। ओके, समझ में आया आपको? बड़ा मजेदार, किस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से 2 अलग अलग डीएनए को काट के आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अब सुनिए, यहाँ हमारे पास 2 दिक्कतें भी आ सकती है बच्चों। तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि सर ये दिक्कत आ गई। मान लीजिए मैंने इस वेक्टर को काटा, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में, मेरे पास ये वेक्टर डीएनए पड़ा है, इस वेक्टर डीएनए को इको R1 से कट लगा दिया है
और मेरा ये जो वेक्टर है ये कट के सीधा हो गया, यूँ थोड़ा सा लीनियर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। इधर मैंने क्या करा, ये मेरा एलियन डीएनए है, इसको मैंने अब दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया और मैंने बताया कि ये यहाँ जाके इस तरह से लग जाएगा। बट देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी बच्चों, और वो अनदर पॉसिबिलिटी क्या है, वो अनदर पॉसिबिलिटी ये है कि ये एलियन डीएनए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये एलियन डीएनए यहाँ आके फिट हो, क्योंकि मैंने दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर दिया है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलियन डीएनए यहाँ पर आके फिक्स हो, उससे पहले ये भी तो पॉसिबल है कि ये एंड और ये एंड दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये और ये भी तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बात तो होगी वही है ना, कि ये आके जुड़े इस जगह पर, यहाँ देखिए ये आके जुड़े या ये आके जुड़े, इससे पहले ये दोनों भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यही यहाँ आके वापस जुड़ गया तो क्या होगा, यही यहाँ आके वापस जुड़ गया तो ये होगा कि जो मेरा डीएनए है, वेक्टर डीएनए, वापस सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसमें और इस ऊपर वाले में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा, ये और ये वापस सेम हो जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब में क्या ऐसा हो सकता है क्या, इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है क्या? तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। हम चाहें कि हमारे वेक्टर डीएनए के अंदर ये फॉरेन डीएनए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वेक्टर डीएनए के अंदर ये फॉरेन डीएनए जाके लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इनकी सीक्वेंसेस आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री थी, आपने इनको सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाया। पर हम क्यों बोल रहे हैं कि इनके दोनों के जो एंड्स हैं वो भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ पर बीच में वेक्टर एलियन डीएनए आके लगे, दूसरा डीएनए आके जुड़े, उससे पहले ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में अगर वेक्टर डीएनए के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलार है, या चलो नंबर्स में बात करता हूँ मैं, मोलैरिटी में बात नहीं करता, तुम घबरा जाओगे यहाँ पर मोलैरिटी आ गई तो मैं यूँ कहता हूँ कि मेरी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मान लीजिए 10 लाख मॉलिक्यूल, आई रिपीट, मेरे पास अगर 10 लाख मॉलिक्यूल मेरे पास वेक्टर डीएनए के हैं, यहाँ पर ये है ना, जिनको मैंने काट के सीधा कर दिया, ये इस तरह से थोड़ा खोल दिया इनको, इसमें जब मैं एलियन डीएनए मिलाऊंगा तो एलियन डीएनए की कंसंट्रेशन 1 करोड़ मॉलिक्यूल मिलाऊंगा मैं उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये दोनों, ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पेयरिंग करें, उससे पहले एलियन डीएनए के यहाँ घुसने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने एलियन डीएनए की कंसंट्रेशन को थोड़ा ज़्यादा रखा। तो इससे क्या होगा कि हमारे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। पर फिर भी ये मानकर चलिए कि कुछ वेक्टर उसमें ऐसे हो जाएंगे जो खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो ऐसे वेक्टर में क्योंकि नया फॉरेन डीएनए आके लगा ही नहीं है, एलियन डीएनए आके नहीं लगा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स कहेंगे। आया समझ में आप लोगों को? क्या कहेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कौन सा होता है? ये यही है आपका, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इसमें एलियन डीएनए लगा ही नहीं। मैंने इसे काटा और काट के इसके अंदर एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने की पूरी कोशिश करी, बट टेस्ट ट्यूब में मैं जाके एक एक को डंडे से थोड़ी कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ना टेस्ट ट्यूब में घुसूंगा। टेस्ट ट्यूब में तो मेरे पास, मैंने इस डीएनए को इस एलियन डीएनए के साथ, इस एलियन डीएनए के साथ मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने में ठीक है, ये नो डाउट ये यहाँ जाके लगेंगे, बट देयर इज़ ए अनदर प्रोबेबिलिटी, अनदर पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ जाके लगे, उससे पहले वेक्टर डीएनए के दोनों एंड्स वापस जुड़ गए, अपने हाथ जुड़ गए तो जुड़ गए, कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें। और उस टेस्ट ट्यूब में अल्टीमेटली मुझे 2 तरह के वेक्टर्स मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी मिलेंगे। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चों, इसको भूलना नहीं है आपको। When you create a recombinant vector, when you try to create a recombinant vector, you get some non-recombinant vector also in your test tube। और हमारे पास उन दोनों को सेपरेट करने का कोई तरीका भी नहीं होता है कि हम उनको सेपरेट करने बैठे हैं। प्रॉब्लम कब आएगी पता है? प्रॉब्लम तब आएगी जब इन वेक्टर्स को हम होस्ट सेल में डालेंगे। अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप यही तो है कि जो वेक्टर डीएनए होता है, जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट ये वेक्टर तैयार हो गया, इस वेक्टर को हम होस्ट सेल में डालेंगे। जब हम उनको होस्ट सेल में डालेंगे तो होस्ट सेल में 2 तरह के वेक्टर एंटर करेंगे। एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एंटर करेंगे जिनके पास आपका एलियन डीएनए प्रेजेंट है, और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी एंटर कर जाएंगे उन होस्ट सेल्स में जिनके पास एलियन डीएनए तो प्रेजेंट ही नहीं, वो डायरेक्ट ही घुस गए, अपने साथ फॉरेन डीएनए लेके ही नहीं आए। तो उन दोनों में से कौन सी सेल्स हमारे काम की है? उनमें से फिर वही बैक्टीरिया, वही होस्ट सेल हमारे काम की होगी जिनके पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट है। और समझ में आया ये बात? तो ये एक आगे जाके बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। मैं आपको ये बात बता दूं कि इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टास्क यही आने वाला है आगे जाके।
तो आज अपने दिमाग में जब मैंने आपको ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं ये सिखाया है, तो उस समय अपने दिमाग में एक बात याद रखना कि व्हेन वी ट्राई टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इन द टेस्ट ट्यूब, हमें उस टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसे वेक्टर भी मिलेंगे जिनके पास एलियन डीएनए नहीं होगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ऐसे वेक्टर डीएनए तो वहाँ प्रेजेंट होंगे ही होंगे। आए समझ में? सो दिस इज हाउ आई हैव कंप्लीटेड विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस समझा दी हैं बच्चों, उनकी सारी प्रॉपर्टीज समझा दी है, और मैं आपको यहाँ दो जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ दो वर्ड्स हैं हमारे पास, उनको और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप याद रखें, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक मैं आपको बताना चाहूँगा आइसोशाइजोमर्स। ओके, नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ, यहाँ नीचे लिख लेते हैं आइसोशाइजोमर्स। ओके, ये बेसिकली कुछ नहीं है, आइसोमर्स होते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है हमें। आइसोशाइजोमर्स, तो ये क्या है कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, पर आपकी जो बुक्स होगी ना उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेगा। आइसोशाइजोमर्स कुछ नहीं होते बच्चे, मान लीजिए दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो हाइपोथेटिकल क्यों लूँ, मैं सही एग्जांपल लेता हूँ, PST1, ओके, और एक है मेरे पास साल P1। ये दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, नाम से ही पता चल रहा है, एक PST1, ओके, दूसरा है साल1, दो अलग अलग एंजाइम। इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि ये जो दोनों एंजाइम है हमें दो अलग अलग बैक्टीरिया से मिले होंगे। Are you getting it my point? So these two restriction endonucleases are obtained from two different bacteria। तो ये दोनों एंजाइम बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, पर इनकी एक खास बात है, दे हैव सेम टारगेट साइट। दोनों की जो रिकॉग्निशन साइट है, दे हैव सेम टारगेट साइट, यानी ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, दो अलग अलग बैक्टीरिया से मिले हैं, पर इनमें एक सिमिलरिटी है, दैट देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज कॉमन, दे हैव सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस पे एक्ट करते हैं। तो ऐसे कोई भी अगर एंजाइम्स होते हैं तो फिर ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जिनकी टारगेट साइट सेम होती है, एंजाइम्स डिफरेंट है बट कोइंसिडेंटली उनकी टारगेट साइट सेम होती है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम आइसोशाइजोमर कहते हैं। ओके, तो मैं डिफाइन कर लूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं, the restriction endonucleases having same recognition sequences। सिंपल सी डेफिनेशन है, the restriction endonucleases having same recognition sequences, जिनकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो सेम होती है। अब इनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, आप इतनी सारी सीक्वेंसेस लर्न नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। ओके, बस आपको जस्ट डेफिनेशन आनी चाहिए कि आइसोशाइजोमर्स क्या होता है। आइसोशाइजोमर्स वो होते हैं ऐसे एंजाइम्स, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जिनकी टारगेट साइट सेम होती है, हम उन्हें आइसोशाइजोमर कहते हैं। एक और टर्म मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, नियोशाइजोमर। नियोशाइजोमर बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये होते हैं आइसोशाइजोमर ही हैं, नियोशाइजोमर। पहले मैं नाम लिख देता हूँ इनका, होगा नियोशाइजोमर। नियोशाइजोमर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जिनकी टारगेट साइट तो सेम होती है, पर उस साइट में वो जो कट जो लगाते हैं वो डिफरेंट पोजीशन पर लगाते हैं। ओके, कि जिनकी जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ, ऐसे ही GAATTC दो एंजाइम है जो दोनों GAATTC पर, ये एक ए नहीं लिखा, GATTC, यहाँ पर भी GAATTC। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि दो एंजाइम है और दोनों की टारगेट साइट सेम है, पर अब उनमें से एक G और A के बीच कट लगा रहा है और दूसरा A और A के बीच कट लगा रहा है। तो ऐसे फिर एंजाइम्स को समझ में आ गया होगा आपको कि उनकी टारगेट साइट तो सेम होती है बट द पोजीशन ऑफ कट डिफरेंट होती है। ऐसे एंजाइम्स को हम नियोशाइजोमर कहते हैं। होने को ये भी आइसोशाइजोमर है। आइसोशाइजोमर क्यों है? क्योंकि इनकी टारगेट साइट सेम है, इसलिए इनको हम आइसोशाइजोमर तो कहेंगे, बट सिंस दे आर कटिंग एट डिफरेंट पोजीशन दे आर अनदर वेराइटी ऑफ आइसोशाइजोमर जिन्हें हम नियोशाइजोमर कहते हैं। आया समझ में? तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। नियोशाइजोमर आर ऑल्सो आइसोशाइजोमर, है ना, होते तो वो भी आइसोशाइजोमर ही हैं। आइसोशाइजोमर which recognize the same sequence, recognize तो same sequence को ही करते हैं,
बट कट एट डिफरेंट पोजीशन, बट कट एट डिफरेंट पोजीशन। ओके, समझ में आया? फाइन। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कंप्लीट। अब क्योंकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कैसे करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमारे कौन कौन से टूल्स हैं, हम उन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने एक बड़े मेजर टूल के बारे में बात करी कि हमारे डीएनए को काट कर अलग कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ अब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमें कुछ और एंजाइम्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू मोर एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। उनके नाम हम लिख लें बच्चों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कभी पूछा जा सकता है। तो मैं टाइटल डाल देता हूँ, अदर एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें और कौन कौन से एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे एक मेजर एंजाइम को अभी हमने डिस्कस कर लिया है, एक मेजर एंजाइम जो हमारा ये अभी मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया में मिलते हैं, पर हम बैक्टीरिया को मार के उनमें से निकाल लेते हैं और फिर हमारी लेबोरेटरी में हम उनको प्यूरीफाई करके हमारी लेबोरेटरी में हम उनको यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, और भी हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। उनमें से एक एंजाइम मैं यहाँ ले रहा हूँ, आरएनएज। मतलब क्या हुआ, अब मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद ही लिख लेंगे, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ। आरएनएज क्या करते हैं, आपको तो पता ही है कि ये आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। तो मैं भी पॉसिबल, इसका यूज़ मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि जब हम किसी बैक्टीरिया में से डीएनए को बाहर निकालते हैं तो उस बैक्टीरिया में से डीएनए को बाहर निकालते समय अनवांटेड आरएनए को बाहर निकालने के लिए हमें उस अनवांटेड आरएनए को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन से एंजाइम होंगे, तो ऑब्वियसली आरएनएज। क्या यूज़ है इनका, टू डाइजेस्ट आरएनए। कोई भी अनवांटेड आरएनए है तो हम उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको काम में लेंगे। ओके बच्चों, आई हैव अनदर एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये तो डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? अरे बच्चों, इसकी भी हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। हमें छोटे छोटे डीएनए की सिंथेसिस करनी पड़ सकती है सम टाइम फॉर द रेडियो लेबलिंग। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने नहीं वाला हूँ, मैं आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ूंगा नहीं, इन द सेंस कि जितना आपका स्कोप है उतना ही पढ़ूंगा, उससे बियॉन्ड हम जा नहीं सकते। पर अब कुछ चीज़ें आपको यह याद रखनी पड़ेगी। कभी कभार हमें कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें लेबलिंग करनी पड़ती है, रेडियो लेबलिंग। आगे आएगा तुम्हारे कि ये रेडियो लेबल्ड कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। बट देन अभी फॉर टाइम बिंग आप याद ही कर लें इसको, थोड़ा सा आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज। और पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया में पाया जाता है ना बच्चों, वो डीएनए पॉल 1, हम उस डीएनए पॉल 1 को यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया में आपको याद होगा 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, है ना। मेन उनका डीएनए पॉलीमरेज पॉल 3 होता है, पर उनके पास एक डीएनए पॉल 1 भी होता है जो प्रूफ रीडिंग का काम करता है। जो उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी सेगमेंट्स जो होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, आपको याद होगा। ओके, तो ये वही डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये हमारे बड़ा काम का है। हम इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और मेजर यूज़ जो होता है वो यही है कि हमें छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बनाने होते हैं कभी, जिन्हें हमें रेडियो लेबल करना पड़ता है, तो वहाँ हम इनको यूज़ करते हैं। तो मेन यूज़ लिख लेता हूँ, द मेन यूज़ ऑफ दिस डीएनए इज़, द मेन यूज़ ऑफ दिस डीएनए polymerase is, this DNA polymerase is to synthesize laboratory में to synthesize radio labeled short DNA segments। भूलना नहीं है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर आप भूल जाओगे आगे भारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर मैं आपको आगे बोलूँगा कि मैंने एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा तैयार किया है जो रेडियो लेबल है, तो आप बोलोगे कि ये कैसे, कहाँ से लाए, कहाँ से तो किया। तो इसके लिए हमारे पास ये एंजाइम होता है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया का है ये भी, लेकिन हम उसको बैक्टीरिया में से निकाल कर लेबोरेटरी में हमारी मनचाहा डीएनए बना सकते हैं इससे। ओके, तो और जो डीएनए बनाएंगे उसमें न्यूक्लियोटाइड कौन से यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड यूज़ करेंगे। तो जो डीएनए का छोटा टुकड़ा तैयार होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, है ना, उसमें से रेडियो एक्सरेज वगैरह होगी वो निकलती रहेगी, तो वो रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँ। और एक और एंजाइम की जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अभी तो आपको मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ।
आगे मैं पढ़ूंगा आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में। तो ये कि टू प्रोड्यूस cDNA बनाते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, टू प्रोड्यूस cDNA, और cDNA बनाने के लिए हमें इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आगे जाके आपको पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिखाने वाला हूँ, cDNA क्या होता है ये सिखाने वाला हूँ। तो इसलिए बड़ी बात नहीं है, अभी आप सिर्फ याद रखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में। वैसे आपने पढ़ा होगा जो हमारे वायरसेस होते हैं उन वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। HIV वायरस के पास भी एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, HIV पूरा पढ़ा दिया है। तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो DNA से जब भी कभी हम RNA से जब भी कभी हम DNA बनाते हैं तो उस DNA को हम cDNA कहते हैं। अब अगर आपको याद नहीं भी हो तो छोड़ो, अभी याद रखें आप, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसमें हमको इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। हमें कई बार cDNA बनाना पड़ेगा, अब क्यों बनाना पड़ेगा वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, ये क्या करता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक DNA मॉलिक्यूल है, इसको आप, ये सर्कुलर था और आपने इसको अभी काट के सीधा किया है। आपको चाहिए कि मेरे को इसको सीधा ही रखना है। आपको याद होगा हर DNA में एक इस तरफ 5 प्राइम एंड होता है, एक तरफ 3 प्राइम होगा, एक तरफ 5 प्राइम होगा, एक तरफ 3 प्राइम होगा। फिर आपको ये भी याद होगा कि जो 5 प्राइम एंड होता है वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा रहता है, याद आ गया होगा आपको, है ना। हाँ, अब ये क्या है बच्चों की, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मैंने सर्कुलर DNA को काट के अभी सीधा किया है, बट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि इसके ये जो दोनों एंड्स हैं ना ये आपस में कहीं जुड़ नहीं जाए। ये ऐसे बैंड हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसे बैंड हो जाए और बैंड होने के बाद अभी आपने काटा है और काटने के बाद ये वापस यहाँ जुड़ जाए, क्योंकि इनके पास ये फॉस्फेट लगे हुए हैं ना, यहाँ पर एक फॉस्फेट है, यहाँ पे एक फॉस्फेट, लाइगेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब मुझे कभी आगे ये चाहता हूँ कि मैंने इसको काट के सीधा किया और आगे ये कभी वापस है ना जुड़ना नहीं चाहिए, वापस ये सर्कुलर DNA में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी मेरी समस्या है और मुझे डर है कि कहीं ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं जाए, तो फिर मेरे पास ये एंजाइम है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। मैं क्या करूँगा, इस DNA मॉलिक्यूल को एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट करूँगा। तो ये फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है कि इस टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप को काट के हटा देता है। एक बार यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप कट के हट गए तो फिर अब ये सर्कुलर DNA में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट रहती है, तभी तो जुड़ेंगे वो। तो अब ये फॉस्फेट ही नहीं रहेगा तो फिर ये हमारा सर्कुलर DNA में कन्वर्ट नहीं रहेगा, तो ही नहीं होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या करता है इस एंजाइम, एग्जैक्टली करता क्या है एंजाइम, it removes terminal phosphate groups from the 5 prime end of DNA, वहाँ से वो फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सर्कुलराइजेशन ऑफ ए लीनियर DNA। दिस इज़ रिक्वायर्ड, ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें, दिस इज़ रिक्वायर्ड टू prevent सर्कुलराइजेशन ऑफ अ लीनियर DNA। कि आपके पास कोई लीनियर DNA है तो वो कहीं सर्कुलर DNA में कन्वर्ट नहीं हो जाए आपकी टेस्ट ट्यूब में, तो उसके लिए हमें इस एल्कलाइन फॉस्फेटेज की ज़रूरत पड़ती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ और एंजाइम्स के नाम लिखवाए हैं। ये मैंने आपको 4 एंजाइम्स बताए हैं जिनकी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज़रूरत पड़ सकती है। ओके बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे और अगला लेक्चर में हम बात करेंगे PCR के बारे में। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, वी विल डिस्कस दैट, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। अगले लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।